हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके जो पहले के क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर करा रखे हैं। अगर अभी तक आप सभी ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा हुआ है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर से जाकर के आप जो सभी क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लासेज होती हैं, इन क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। यहाँ पर पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो कैसे एक सिक्वेंशियल प्रोसेस यानी कि एक क्रमानुसार प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि आज ही हम लोगों का जन्म हुआ और आज ही हम चलना शुरू कर दिए, ठीक है, दौड़ना शुरू कर दिए। सारी चीज़ें एक सिक्वेंस एक क्रम में होती है। सबसे पहले जो बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, खड़ा होना सीखता है, फिर चलना शुरू करता है, उसके बाद कहीं जा कर के बच्चा दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, क्रम में, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो रही है ना। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखी है। बट हमसे पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तो सिद्धांत होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ठीक है, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखी है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, उसकी दिशा होती है। ठीक है, विकास की जो दिशा का सिद्धांत है उसमें आप लोगों ने दो प्रिंसिपल यहाँ पर पढ़ रखा होगा, एक तो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल और दूसरा प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे आप सीपी के थ्रू यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, सीपी का मतलब क्या, सेफलोकॉर्डल, और यहाँ पर प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत और समीपस्थुरामुखी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है जो कि क्या कहते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, और समीपस्थुरामुखी जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ विकसित होता है ना। यहाँ पर इससे ये साबित होता है कि विकास की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। बट यहाँ पर दे रखा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी सिद्धांत यहाँ पर नहीं बताया गया है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही तेज़ तर्राक होते हैं पहले से ही। ठीक है, तो उनके बारे में हम कहते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर इस फील्ड में कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा ही। ठीक है, बट हम कुछ हद तक कह पा रहे हैं, भविष्यवाणी कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है। जब तक कुछ हद तक ना लिखा हो तब तक आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ओके, तो ये भी बात सही है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत पूछ रखा था। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंतक्रिया परिणाम में, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो दो कारकों का क्या होता है, परिणाम होता है हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पर सही तरह की थी। तीनों क्या थे, आपके विकास के प्रिंसिपल थे, बट यहाँ पर एक ही है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं था, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेव वाइगोस्की के अनुसार किसका उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लेव वाइगोस्की की बात करूँ तो उन्होंने किसका सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, और ये बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं, समाज को, कल्चर बच्चे की संस्कृति को, साथ ही साथ लैंग्वेज बच्चे की भाषा को। ठीक है, तो बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन चीज़ों को मानते हैं, समाज को, संस्कृति को और भाषा को, है ना। अब भाषा के बारे में इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे कि इन्होंने बात की सोशल स्पीच की। सोशल स्पीच क्या होता है, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, समाज में घुल मिल जाता है, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करता है, ठीक है, अंतःक्रिया करता है, तो वही क्या होती है, सोशल स्पीच होती है ना। उसके बाद में इन्होंने बात की प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है, जब बच्चे खुद से ही बातचीत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं,
खुद के साथ में बातचीत करते, अरे बुद्धू तुमने ये काम कर दिया, ठीक है, अरे मेरी गुड़िया खाना नहीं खा रही है ना, अरे मेरा कार जो है सही से काम नहीं कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। आपने देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो खुद से बातचीत करेंगे, उनसे कोई बोल नहीं रहा है बट वो खुद से मन ही मन में अपना बातचीत कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर, और जो आवाज़ है उनकी वो सबको सुनाई देती है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कौन सुन रहा है मेरी बातें कौन नहीं सुन रहा है, वो अपने में लगे रहते हैं, है ना। तो वही क्या होता है प्राइवेट स्पीच। ऐसा करके बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, ठीक है। ये बात कहते हैं आपके लिए वाइगोस्की, है ना। तो प्राइवेट स्पीच आप लोगों ने समझा। उसके बाद में आपका आता है साइलेंट इनर स्पीच, है ना। अब बच्चे थोड़े से यहाँ पर बड़े हो जाते हैं, है ना। अब वो बाहर बोल बोल के चीज़ों को व्यक्त नहीं करते, अंदर ही अंदर मन ही मन में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या करते हैं मन ही मन में अपने से बातचीत कर लेते हैं। बाहर आपके सामने कौन है कौन नहीं है उसको कुछ पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बहुत छोटे थे तब आप क्या करते थे, साइलेंट इनर स्पीच करते थे, खुद से बोल बोल कर बातें करते थे ज़ोर ज़ोर से। या फिर अभी भी जब आपके सामने कोई भी नहीं रहता होगा तो आप क्या करते होंगे, खुद से बोल बोल कर बातें कर लेते होंगे, ठीक है। बट जब आपके सामने कोई अचानक से आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके सामने आपके दोस्त रहते हैं, आपको कुछ सोचना रहता है, ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, ताकि मेरे दोस्त को या फिर जो भी मेरे सामने उसको पता ना चले, ठीक है, मैं मन ही मन में अपना सोच लूँ, है ना। तो वो क्या हो गया आपका साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि मन ही मन में खुद से बातचीत करना, ठीक है। तो ये आपने 3 प्रकार की स्पीच के बारे में समझा, जिसके बारे में किसने बताया, लेव वाइगोस्की ने, ओके। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्राइवेट स्पीच की, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट स्पीच हो जाएगा, निजी वाक हो जाएगा। और इसको क्या करना चाहिए, एक टीचर के रूप में बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की जो सोच होती है उसको एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलता है, ठीक है। बच्चे जो है अपनी सोच को एक डायरेक्शन देते हैं खुद से बातचीत करके, है ना, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन खोजते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, इसको रोकना नहीं है, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये गलत है। आत्म केंद्रित भाषा, हतोत्साहित। देखिए जो आत्म केंद्रित भाषा है, ठीक है, इसी जो प्राइवेट स्पीच है इसका नाम जो है, जब बच्चे खुद से बातचीत कर रहे हैं तो जो लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं उसको जीन प्याजे क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित, यानी कि बच्चा यहाँ पर ईगो सेंटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपकी कहेंगे जीन प्याजे, ठीक है। तो ये आपका लेव वाइगोस्की डायरेक्ट यहाँ पर नाम दे रखा है, तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना, उदाहरण है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पिंक कलर होता है इसको अक्सर करके लड़कियों के साथ में रिलेट किया जाता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर होता है इसको जो अक्सर करके लड़कों के साथ में रिलेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जो रोने का काम होता है वो किसका होता है, लड़कियों का होता है ना। जो घरों का काम होता है ये लड़कियां नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लड़कियां करती हैं घरों के काम। साथ ही साथ अगर मैं गुड़िया वगैरह की या फिर जो है रंगोली वगैरह बनाने की बात करूँ तो ये कौन काम करता है, लड़कियां करती हैं, ये हमारे समाज ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये काम जो है लड़कियां नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहते हैं जो लड़कियां होती हैं मैथ में क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, लड़के क्या होते हैं मैथ में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके की धारणाएँ हैं, जो इस तरीके की सोच है, ये किसने बनाया है, समाज ने बनाया है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई भगवान जी ने थप्पा लगा करके भेजा हो कि हाँ ये काम लड़कियाँ करेंगी और ये काम जो है लड़के करेंगे, ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर किसी भी काम को लड़कियों के साथ में या फिर लड़कों के साथ में रिलेट करना, जो कि हमारे समाज ने बनाया हुआ है, यही क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पुरानी विचारधारणा है, जो पुरानी सोच है। क्योंकि देखिए रो लड़के भी सकते हैं और लड़के भी रो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर किसी के ऊपर भी जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा जो है उसको हर्ट होगा तो वो रोएगा ही, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, ठीक है। बट कहा था कि नहीं, अरे तुम लड़की हो रो रहे हो, है ना। तो जो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। साथ ही साथ लड़कियों के बारे में ये कहा है कि ये सब घरों के काम कर सकती हैं, ठीक है, घर के बाहर के काम करना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए या फिर टीचर बनने के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक है। पुलिस वगैरह या फिर अगर कहीं और जाते हैं तो उनके लिए वो मतलब घर वाले ही मना कर देते हैं कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। या फिर जो है समाज उनको अच्छा नहीं कहता है कि नहीं ये जॉब जो है आपके लिए अच्छी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो इस तरीके की चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो कोई लड़का अगर वो कुकिंग कर रहा है तो उसको कहा था कि लड़कियों वाले काम तुम क्यों कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें किसको प्रदर्शित करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ओके। तो आप लोगों ने ये समझा। हालांकि ये लोग आप मतलब डेली अपने फैमिली में अपने आस पड़ोस देखते ही होंगे, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो अगर जो घर के जो ज़्यादातर काम है वो लड़कियां ही करती हैं। आप अपने घर में भी देखिएगा ज़्यादातर जो किचन का काम है मम्मी लोग या फिर जो है आपकी सिस्टर लोग ही करती होंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं घर के बाहर के काम करूँ तो वो
पापा लोग करते हैं, या फिर जो भी घर के पेरेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भाई लोग होते हैं वही लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। देखिए समता की अगर मैं बात करूँ तो समता का मतलब क्या होता है, समानता अलग चीज़ है, समता अलग चीज़ है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। देखिए अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनको बहुत पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अगर जो है बहुत ही कमज़ोर फैमिली, उसमें अगर एक लड़का हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर स्कूल जाना है, ठीक है, और उनके पास में पैसे नहीं है, तो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो लड़कों को दी जाती है कि नहीं लड़का इसको स्कूल भेज दो, लड़की घर के काम काज कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जो है पहले से ही लड़कियों को दबाया गया, या फिर कम एज में इनकी शादी वगैरह करा दी जाती है, ठीक है। क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, मैं ज़्यादातर सभी पेरेंट्स की बात नहीं करूँगी, बट अगर आप देखेंगे जो बहुत ही मतलब गरीब फैमिली के हैं ना, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके पास अगर 4 से 5 लड़कियाँ होंगी तो लड़कियों को कहीं ना कहीं मतलब उनके ऊपर बोझ जैसा लगने लगती है ना। ये सच्चाई है फ्रेंड्स, मैंने अपने आसपास भी बहुत जगह पे चीज़ें देखी हैं, सभी लोग को मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर मैंने कई जगहों पे चीज़ें देखी हैं, तभी मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही गलत चीज़ होती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती हैं, फीमेल के लिए कुछ आरक्षण प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्विटी होता है, यानी जो जिनको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिनको पहले से ही दबाया गया, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपका इक्विटी होता है। समानता यानी कि दोनों को समान महत्व देना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो लड़कियां हैं उनको पिंक कलर से रिलेट किया, तो जो लड़कियां उनको ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक बच्चे को किसी एक कलर के साथ रिलेट करना, ये क्या हो जाएगा, आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। तो थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आपका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ओके। हालांकि मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कक्षा में अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार अपनाता है, ठीक है। व्यवहारवादी, देखिए अगर मैं व्यवहारवादी क्लासरूम की बात करूँ तो इसमें सिर्फ अनुकरण वगैरह यानी चीज़ों को रटने वगैरह की बात की जाती है, ठीक है। पुरस्कार और दंड की बात की जाती है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, सिर्फ टीचर ही जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चा जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। टीचर ही क्या करता है, क्लास का सर्वे होता है, टीचर ही क्लासरूम को कंट्रोल करता है, तो ये सही नहीं होता बच्चे के लिए, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, यानी कि प्रगतिशील कक्षा की। यहाँ पर कैसी एजुकेशन दी जाती है, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है आपके क्लासरूम में, तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रावधान किया जाता है, या फिर बच्चा श्रवण बाधित है ना, तो उसको जो है अगर थोड़ा बहुत सुनने में उसको दिक्कत है तो उसको क्लासरूम में आगे बैठा सकते हैं आप, या फिर उसके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। एज पर नीड जो है यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, यानी अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आपके क्लासरूम में कई सारे बच्चे, ठीक है, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो जो आप दूसरे एग्जाम्पल का प्रयोग कीजिए, उसके रियल लाइफ से जोड़ करके उसको चीज़ें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है किसमें होती है, आपकी प्रगतिशील क्लासरूम में, जिसकी बात करते हैं जॉन डी, और ये किसकी बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी बच्चा कुछ जो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सीखे। परीक्षा केंद्रित यानी कि एग्जाम सेंटर, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ एग्जाम बार बार कराना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की, ये क्या कहते हैं, जो हमारा लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे संज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, प्ले करता है। यानी कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ और यहाँ पर थॉट की बात करूँ, तो इसके बारे में लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, थॉट और लैंग्वेज के बारे में लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, कि ये दोनों शुरू में तो अलग अलग प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, बाद में क्या होती है, जा करके मिल जाती हैं। और जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, बच्चे के सोचने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करने में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, नहीं, हेल्प करती है। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है। देखिए ये संवेगात्मक विकास की बात नहीं करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती, नहीं, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों को माना है, समाज को, संस्कृति को और लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बच्चे के विकास में उसकी भाषा की कोई भूमिका ही नहीं होती है ना। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाकी आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे की कल्चर, संस्कृति, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, और बच्चे की लैंग्वेज, ठीक है, किस में इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट में, विकास में। आगे देखते हैं,
अब ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम में के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, जैसे कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है इसकी दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है, तो आप ऐसे बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है प्रकाश के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे को जो है देखने में थोड़ी सी हेल्प मिले, उचित प्रकाश हो क्लासरूम में, साथ ही साथ अगर वो आवर्धक लेंस का यूज करेगा तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी उसको चीज़ें देखने में हेल्प मिलेगी। तो ये तो बात सही है, ये तो करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी देखने में उसको चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में जो भी चीज़ें आपने लिखी है उसको जो है आप मौखिक रूप से भी बता दीजिए, ताकि बच्चा जिन शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है, जो शब्द जो है उसको समझने में कठिनाई आ रहा है, बच्चा उनको जो है सुन करके समझ पाए, ठीक है। तो ये भी करना चाहिए एक टीचर के रूप में। बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, यानी कि बच्चों को देखने में ही दिक्कत है और उसके सामने आप जो बहुत से जो दृश्य वाली चीज़ें होती हैं, जो चित्रात्मक चीज़ें होती हैं, वही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्या इससे बच्चों को देखने में हेल्प मिलेगी या फिर बच्चों को समझने में चीज़ें हेल्प मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, इससे बच्चों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप जो कम से कम दृश्यिक प्रस्तुतिकरण जो है देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादातर चीज़ें जो है मौखिक रखिए, है ना, क्योंकि बच्चों को सुनने में नहीं दिक्कत है, देखने में दिक्कत है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन में आपके नहीं होना चाहिए। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो एग्ज़ाम भी होते हैं आपके, तो उसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है कि उनको जो है काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 बातें तो सही है और एक क्या आपका गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए थर्ड वाला तो गलत था आपका यहाँ पर, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और जो है इसमें फोर्थ दे रखा है, तो फोर्थ वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर जो बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं देख पाते उनके लिए जो है लुईस ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि का यहाँ पर आविष्कार किया हुआ था, आप सभी को पता ही होगा, जिसमें जो आपके 6 डॉट होते हैं, ठीक है, इस तरीके के आपके डॉट होते हैं, इसमें जो है यहाँ पर उभरा हुआ होता है। ये आपकी मतलब पढ़ाना सिखाया जाता है किस तरीके से जो है ब्रेल लिपि पढ़ी जाती है। तो इसकी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर क्लास होती है जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रेल लिपि आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें जो है आपके 6 डॉट होते हैं, इस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ पाते हैं अक्षरों को, है ना। इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने, जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका ईवीएस में पूछ रखा था। तो ध्यान रखिएगा, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए और भी क्या किया जा सकता है, ब्रेल लिपि का यूज किया जा सकता है, ठीक है। साथ साथ जो बोलने वाली पुस्तकें होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब तो इस तरीके की जो है पुस्तकें आने लगी हैं जिसमें अगर जो है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस पर टिक करेंगे पेन से या फिर पेंसिल से, तो यहाँ पर उसी की आवाज़ भी निकलेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऑरेंज है, तो आप इस पर टिक करें तो बोलेगा ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके की जो है यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको सीखने में ये पुस्तकें बहुत ही हेल्प करती हैं। ओके, आगे देखते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? देखिए, अगर मैं जीन पियाजे की बात करूँ तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर अभी देख पाएंगे। पहली अवस्था क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है? जन्म से लेकर के 2 साल, ठीक है। और जो दूसरी वाली स्टेज है उसका नाम क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की एज है वो कितनी है? 2 से लेकर के 7 साल। थर्ड वाली स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चे की एज है वो कितनी है? 7 से लेकर के 12 साल। लास्ट वाली स्टेज कितनी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चे की जो एज होती है वो 12 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछ रखा है कि कौन से स्टेज में बच्चा जो है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं, ठीक है। केंद्रीयता का मतलब क्या होता है कि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, बच्चे का ध्यान कब केंद्रित होता है एक ही जगह पर? जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। और केंद्रित होने का मतलब क्या है ये भी आप यहाँ पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे, 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होंगे, तो आप जो है अगर उनको 1 5 का नोट दे दीजिए और 1 के 5 सिक्के दीजिए, ठीक है। तो बच्चे क्या करेगा? यहाँ पर सिक्कों को लेना पसंद करेगा, ठीक है। बच्चा कहेगा मुझे सिक्के दे दो, ये नोट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित है, चीज़ों के शेप और साइज पे। उसको लग रहा है कि जो सिक्के हैं वो देखने में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। नोट तो एक ही मिल रही है ना, बट हमें 1 के 5 सिक्के मिल जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि क्वांटिटी तो सेम ही है तो 5 ही रुपए है, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पाता जब 2 से लेकर के वो 7 साल का होता है, ठीक है। उसका ध्यान सिर्फ शेप और साइज पे होता है ना। तो यहाँ पर ये होता है आपका
केंद्रीकरण। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि 7 से 11 साल का बच्चा हो जाता है, तब आप उसको 1-1 के 5 सिक्के दे दीजिए, ठीक है, या फिर 5 का एक नोट दे दीजिए। बच्चा दोनों को ले लेगा, ठीक है, क्योंकि मात्रा बराबर ही है तो 5 ही रुपये है ना। तो बच्चा क्या करता है, केंद्रीयता की सीमाओं से उभर जाता है, यानी कि उसको समझ में आ जाता है कि शेप और साइज को चेंज करने से जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। साथ ही साथ जो है बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, तभी तो ये चीज़ को बच्चा समझ पाता है, तर्क कर पाता है ना। तो यहाँ पर 7 से 11 वर्ष बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बच्चे के अंदर यहाँ पर और भी क्या चीज़ें होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है बच्चा चीज़ों को कैटेगराइज कर पाता है, यानी कि वर्गीकृत कर पाता है ना। और यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पर किन चीज़ों के थ्रू सीखता है, अपने सेंसेस, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है। और यहाँ पर जो है सिंबल्स के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है, जो 2 से लेकर के 7 साल होता है। और साथ साथ जो है बच्चे का ध्यान यहाँ पर सेंटर होता है, एनिमिज्म होता है उसके अंदर, यानी कि जीववादी सोच होता है, ठीक है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली स्टेज है, इसमें क्या होता है, परिकल्पित निगमात्मक तर्क वगैरह बच्चा यहाँ पर कर पाता है। तो ये मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड्स, और कम प्राइस में आप सभी को यहाँ पर बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।